प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा, एसोसिएट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। आज हम इस वीडियो में बीकॉम पार्ट सेकंड कक्षा के ABST फर्स्ट पेपर के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आय के 5 हेड होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें से पहला जो मुख्य हेड है वो है इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। आज हम इसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि कौन सी आय वेतन शीर्षक की आय में कई योग्य मानी जाती है। तो इसमें दो पक्षकार होते हैं, नियोक्ता व कर्मचारी, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। वेतन जो सेवा के बदले में भुगतान किया जाता है वो भुगतान करने वाले व पाने वाले के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध होना अति आवश्यक है। अतः नियोक्ता व कर्मचारी के संबंध के अंतर्गत नियुक्ति के उद्देश्य के निष्पादन के बदले नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को जो भुगतान किया जाता है उसे वेतन मानते हुए वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य माना जाता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की जिस उद्देश्य के लिए या जिस कार्य को संपादित करने के लिए नियुक्ति की जाती है उसी के बदले में जो भुगतान किया जाता है उसे ही वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य माना जाता है। इस आधार पर हम देखते हैं कि जैसे हमारे MLA और MPs हैं उनको सरकार से वेतन मिलता है, मगर उसको इस परिभाषा के अनुसार वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि MLA MP और सरकार के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं होता है। अतः इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग्य माना जाता है और उस शीर्षक की आय में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से साझेदारों को फर्म से जो पारिश्रमिक या रेम्यूनरेशन मिलता है उसको भी वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि फर्म और साझेदार के मध्य नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होता है, बल्कि साझेदार तो फर्म के स्वामी माने जाते हैं। अतः एक स्वामी स्वयं का कर्मचारी नहीं हो सकता, इसलिए उनका जो पारिश्रमिक है उसको भी वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं किया जाता है। उसे लाभ का हिस्सा, लाभ का बंटवारा मानते हुए इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले हेड की आय में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, निदेशक होते हैं, संचालक होते हैं, उनको भी कंपनी की मीटिंग्स में भाग लेने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भाग लेने के लिए रेम्यूनरेशन दिया जाता है, तो उसको भी वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टर वे लोग बनते हैं जो अंशधारी होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, इसलिए शेयर होल्डर और कंपनी के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं होने के कारण उस संचालक को जो पारिश्रमिक मिलता है उसको भी वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि उसे अन्य साधनों से आय वाले शीर्षक की आय में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से होटल में जो वेटर्स काम करते हैं उनको ग्राहकों द्वारा जो बख्शिश, जो टिप्स दी जाती है उसको भी वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ टिप्स देने वाले और पाने वाले के मध्य यानी ग्राहक और कर्मचारी का संबंध होता है, नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होता है। इसलिए बख्शिश की राशि को भी वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि उसे भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले शीर्षक की आय में शामिल किया जाता है। कर्मचारी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी। नंबर 2 सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अर्ध सरकारी कर्मचारी। और नंबर 3 नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गैर सरकारी या निजी क्षेत्र के कर्मचारी। इन कर्मचारियों की पहचान करनी अति आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी के लिए वेतन शीर्षक से संबंधित कुछ प्रावधान भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए कर्मचारी की सही पहचान होने पर ही आय की गणना अच्छे से यानी सही तरीके से की जा सकती है। सबसे पहले हम सरकारी कर्मचारी बात करेंगे।
तो जो कर्मचारी सरकारी विभाग में काम करते हैं और जिनका चयन सरकार द्वारा या वहाँ के जो लोकल जो यूपीएससी आरपीएससी जो होती है राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है, स्टेट लेवल पर यूपीएससी पीएससी होती है पब्लिक सर्विस कमीशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए यूपीएससी होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या तो उनके माध्यम से भर्ती की जाती है या संबंधित विभाग अपने स्तर पर भी उनका सिलेक्शन यानी भर्ती कर सकता है। और उनको जो सेवा के बदले जो पूरा जो वेतन दिया जाता है वो पूरा का पूरा सरकारी खजाने में से चुकाया जाता है, इसलिए उनको सरकारी कर्मचारी माना जाता है। नंबर 2 है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी गैर सरकारी कर्मचारी या निजी क्षेत्रीय कर्मचारी। इसमें वे कर्मचारी आते हैं जिनको जो वेतन मिलता है वो सरकारी खजाने से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसमें जो निजी क्षेत्र में के जो लोग होते हैं जो अपनी संस्था चलाते हैं, फैक्ट्री, मिल, कंपनी, साझेदारी फर्म जो भी है वो जो चलाते हैं वो अपने स्तर पर ही कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं और उनको उनके द्वारा जो अर्जित प्रॉफिट्स हैं उनमें से उनका वेतन चुकाया जाता है और उसमें सरकारी खजाने का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होता है, इसलिए उनको निजी क्षेत्र के या गैर सरकारी कर्मचारी माना जाता है। तीसरी कैटेगरी होती है सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी अर्ध सरकारी कर्मचारी। अर्ध सरकारी कर्मचारी में स्थानीय सत्ता व निगम के कर्मचारी आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि निगम और स्थानीय सत्ता को कुछ बजट की राशि गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है और कुछ वो अपने स्तर पर स्वयं अर्जित करते हैं, इसलिए उनको जो भुगतान किया जाता है वेतन का वो न तो पूर्णतः सरकारी खजाने का है और न ही पूर्णतः उनका निजी है। वो पार्टली सरकारी होता है, पार्टली गैर सरकारी होता है, इसलिए उनको पूर्णतः न तो सरकारी कर्मचारी कहा जा सकता न गैर सरकारी कर्मचारी कहा जा सकता, इसलिए उनके लिए एक नई श्रेणी बनाई है सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो इस श्रेणी में आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वेतन देय आधार पर आय में शामिल किया जाता है, ड्यू बेसिस। तो इस आधार पर सरकारी जो कर्मचारी हैं और जो अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन आगामी माह की प्रथम तिथि को देय होता है। अतः इस आधार पर इनके लिए मार्च 2000 से फरवरी 2021 तक का जो वेतन है वो गत वर्ष 2020-21 की आय में शामिल किया जाता है। परंतु गैर सरकारी कर्मचारियों का वेतन है वो संबंधित माह की अंतिम तिथि को देय होता है। इस आधार पर यानी अप्रैल 20 का वेतन 30 अप्रैल 20 को ड्यू हो जाएगा, मई 20 का वेतन 31 मई 20 को ड्यू हो जाएगा। इसी प्रकार उसी महीने ड्यू होते होते मार्च 21 का वेतन 31 मार्च 21 को ड्यू हो जाएगा। अतः उनके लिए अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के 12 महीने की अवधि का जो वेतन है उसको गत वर्ष 2020-21 की आय में कर योग्य माना जाता है। ये मुख्य बातें आपको मैंने बताई हैं, परंतु ये जो शीर्षक है वेतन शीर्षक जो हेड है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस हैं। अतः उनको सुविधा की दृष्टि से विभिन्न भागों में बांटकर उनका विधिवत अध्ययन किया जाता है, इसलिए मुख्यतः उनको हम 6-7 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है वेतन यानी सैलरीज, नंबर 2 है अनुलाभ यानी परक्यूजिट्स, नंबर 3 है वेतन के स्थान पर लाभ प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, नंबर 4 है भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड, नंबर 5 है हस्तांतरित शेष यानी ट्रांसफर बैलेंस, और नंबर 6 है सेवानिवृत्ति कोष यानी सुपर एन्युएशन फंड, और नंबर 7 है सकल वेतन में से कटौतियाँ यानी रिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। अब ये प्रत्येक जो भाग है ये भी इसमें भी एक से अधिक प्रोविजंस आते हैं, इसलिए इनको भी अलग अलग सिस्टम से पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन यानी सैलरी। इसके अंतर्गत भी निम्न 6 भागों में इनको बांटा जाता है। नंबर 1 है बेसिक पे यानी मूल वेतन, नंबर 2 है बोनस यानी कमीशन बोनस, और नंबर 3 है अलाउंस यानी भत्ते, नंबर 4 है कमीशन, नंबर 5 है ग्रेचुटी, और नंबर 6 अर्नड लीव सैलरी यानी अर्जित अवकाश वेतन। अब हम एक एक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें नंबर 1 आता है बेसिक पे यानी मूल वेतन। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक कर्मचारी को वेतन नाम से जो भुगतान किया जाता है उसको मूल वेतन माना जाता है और वो उसकी आय में शामिल किया जाता है। मूल वेतन 2 प्रकार से चुकाया जा सकता है। नंबर 1 होता है स्थिर मूल वेतन यानी उसकी अमाउंट फिक्स कर दी जाती है और प्रत्येक महीने
और पूरे सेवा काल में वो प्रति माह मिलता रहता है। जैसे एक कर्मचारी का 20,000 स्थिर मूल वेतन है, तो जब तक वो सेवा करेगा शुरू से लेकर अंत तक 20,000 प्रति माह उसको मिलता रहेगा। लेकिन इसमें एक दुविधा की स्थिति आ जाती है कि इसमें नए और पुराने कर्मचारियों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेसिक नियम ये है कि पुराने कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलना चाहिए और नए को कम मिलना चाहिए। इस आधार पर जो वेरिएबल जो बेसिक पे है उसको आधार बनाया जाता है। इसमें पे स्केल्स होते हैं और उसमें पे स्केल का जैसे उदाहरण के तौर पे 30,000 डेस 1,000 डेस 40,000 डेस 2,000 डेस 50,000 ये मान लो उसका पे स्केल है। तो उसमें कर्मचारी को प्रथम वर्ष में 30,000 रुपये 12 महीने तक वेतन मिलेगा और उसके बाद में 1,000 रुपया उसमें प्लस हो जाएगा इंक्रीमेंट का, तो दूसरी साल 31,000 मिलेगा, तीसरी साल 32,000 मिलेगा। इस तरह से मिलते मिलते 40,000 तक पहुँचेगा और 40,000 के बाद में एक साथ 40,000 मिलेगा। उसके बाद में 2,000 प्रति वर्ष उसमें इंक्रीमेंट के प्लस हो जाते हैं। तो फिर आगामी एक साल 42,000 मिलेगा, उसके बाद 44,000 मिलेगा, यूँ करते हुए 50,000 तक पहुँचेगा। 50,000 पहुँचने के बाद में वो फिक्स हो जाएगा, 50,000 के हिसाब से उसको वेतन मिलेगा। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल यानी पे स्केल के आधार पर मूल वेतन। नंबर 2 आता है इसमें बोनस। तो बोनस की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी जा सकती है। बोनस के नाम से जो राशि कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दी जाती है वो वेतन शीर्षक की आय में के योग्य मानी जाती है और उसको वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाता है। नंबर 3 है कमीशन। तो कमीशन को भी परिभाषित करना कठिन है। कमीशन के नाम से जो राशि दी जाती है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसको कमीशन मानते हैं और कमीशन भी वेतन शीर्षक की आय में के योग्य माना जाता है। कमीशन भी 2 प्रकार से दिया जा सकता है, स्थिर और वेरिएबल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स का मतलब एक अमाउंट फिक्स कर दी जाती है और वो कर्मचारी काम कितना है कि उतना ही पर उसको प्रतिवर्ष दिया जाएगा। जैसे मान लो 20,000 एक का फिक्स कर दिया है तो हर साल 20,000 इसको कमीशन मिलेगा। दूसरा होता है बिक्री पर आधारित परसेंटेज के आधार पर, जैसे बिक्री का 2%, बिक्री का 3%, इस तरह से। तो वो कर्मचारी जितनी बिक्री करेगा उस पर 2% के हिसाब से या जो रेट निर्धारित है 3% है जो भी है उस हिसाब से गणना की जाएगी और उस हिसाब से उसको भुगतान किया जाएगा। तो वो वेरिएबल होता है, मतलब कर्मचारी कम बिक्री करता है तो कमीशन कम बनता है, ज़्यादा बिक्री करता है तो कमीशन ज़्यादा बनता है। तो यदि बिक्री ज़्यादा करेगा तो कमीशन ज़्यादा बनेगा और इधर नियोक्ता का प्रॉफिट होगा, इसलिए वेरिएबल यानी बिक्री आधारित जो कमीशन है वो ज़्यादा ठीक तरीका भुगतान करने का, तो अधिकांश नियोक्ता उसी को फॉलो करते हैं। और आगे हम बात करेंगे कुछ विशेष प्रावधान के तहत गणना करने के लिए बिक्री पर आधारित कमीशन को भी मूल वेतन का भाग माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें अलाउंसेस यानी भत्ते। प्रिय विद्यार्थियों, भत्ते भी 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णतया कर योग्य भत्ते, फुल्ली टैक्सेबल यानी होली टैक्सेबल अलाउंसेस। नंबर 2 है पूर्णतया कर्मोग भत्ते यानी फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। और नंबर 3 है पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस या पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस यानी अंशतया करमुक्त या अंशतया कर योग्य भत्ते। नंबर 1 आता है इसमें पूर्णतया कर योग्य भत्ते। इसमें जो भत्ते आते हैं उनकी प्राप्त संपूर्ण राशि ही वेतन शीर्षक की आय में शामिल की जाती है। इसमें मुख्यतः निम्न भत्तों को शामिल किया जाता है। नंबर 1 है DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। नंबर 2 है एडिशनल DNS अलाउंस यानी अतिरिक्त महंगाई भत्ता। नेक्स्ट आता है इसमें डेपुटेशन अलाउंस प्रतिनियुक्ति भत्ता। नेक्स्ट है रूरल अलाउंस यानी ग्रामीण भत्ता। नेक्स्ट है सिटी अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस यानी शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता। नेक्स्ट आता है मेडिकल अलाउंस यानी चिकित्सा भत्ता। नेक्स्ट आता है इंटरिम रिलीफ यानी अंतरिम राहत। नेक्स्ट आता है इसमें टिफ़िन अलाउंस। नेक्स्ट आता है इसमें डिनर या लंच अलाउंस। इसी प्रकार से कुछ अन्य भत्ते भी हो सकते हैं, ये पूर्णतया कर योग्य माने जाते हैं। अब बाकी 2 रह गए हैं, पूर्णतया करमुक्त और पूर्णतया कर योग्य भत्ते। इसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर स्वयं सुनें और अपने साथियों को सुनने के लिए मोटिवेट करें, ताकि ये आपके व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी सिद्ध होगा और परीक्षा दृष्टिकोण से भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। थैंक यू।